नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बीटीसी सेकंड सेमेस्टर गणित विषय के इकाई 9 के सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा और साथ ही में इस चैप्टर में जो भी सूत्र प्रयोग होंगे उनको भी बताऊंगा। इसलिए मेरे वीडियो को एंड तक देखिए और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, इकाई 9 है क्षेत्रफल, आयतन और धारिता की संकल्पना तथा इकाई। तो देखिए, इस इकाई में हम सीखेंगे कि क्षेत्रफल किसे कहते हैं, आयतन किसे कहते हैं या धारिता किसे कहते हैं और इनकी इकाई क्या है, यानी कि इनका मात्रक क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्षेत्रफल किसे कहते हैं। तो देखिए, तल का वह भाग जो एक आकृति की सीमाओं के अंदर घिरा रहता है उस आकृति का क्षेत्रफल कहलाता है। यानी कि वो आकृति चाहे जैसी हो, लेकिन उस आकृति की जो सीमाएं होती हैं उससे जो घिरा हुआ अंदर का भाग होता है उसको क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि त्रिभुज बना हुआ है इस तरीके से, और इस तरीके से देखिए ये सीमाएं हैं इसकी, और सीमाओं से घिरा हुआ जो ये अंदर का भाग है इसको क्या बोलते हैं, इसको जो है क्षेत्रफल बोलते हैं। और मान लीजिए कोई आयत इस तरीके से बना हुआ है और जो है इसका अगर हमको क्षेत्रफल निकालना है तो देखिए इस सीमाओं के अंदर के भाग को, जो ये भाग होता है, इसको क्या कहते हैं, इसको क्षेत्रफल कहते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे कि क्षेत्रफल किसे कहते हैं, यानी कि जो अंदर का भाग होता है, कोई भी आकृति हो तो आकृति की जो सीमाएं होती हैं उस सीमाओं के अंदर का जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं, उसको क्षेत्रफल कहते हैं। और क्षेत्रफल जो है वो द्विआयामी संकल्पना है, इसलिए इसको जो है वो इसका जो मात्रक होता है वो वर्ग इकाई होता है। यानी कि अगर क्षेत्रफल जो है वो अगर मीटर में है तो उसको वर्ग मीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर में है तो उसको वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे, यानी कि इसका जो मात्रक है वो वर्ग इकाई होता है। यानी कि उसको उसके साथ में हम वर्ग जरूर जोड़ेंगे। मीटर में है तो वर्ग मीटर लिखेंगे और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में लिखेंगे। तो देखिए, अब बात करते हैं कि आयतन किसे कहते हैं। तो देखिए, किसी बंद ठोस द्वारा जितना स्थान घेरा जाता है उस स्थान की माप उस ठोस का आयतन कहलाता है। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई ठोस आकृति है, यानी कि खोखली नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए कोई ठोस आकृति है तो इस ठोस आकृति जो है, जो ये ठोस आकृति है, ये जितना स्थान घेरती है उस पूरे स्थान को जो है क्या कहते हैं, उसका आयतन कहते हैं। मान लीजिए ये पूरा ठोस आकृति थी तो ये जितना स्थान घेरेगी उसको जो है क्या कहते हैं, उसको जो है उस आकृति का जो है आयतन कहते हैं। ये मान लीजिए कोई ग्लास है, जैसे मान लीजिए कोई ग्लास इस तरीके से रखा हुआ है और इसमें मान लीजिए गिलास तो खोखला होता है। देखिए, मान लीजिए ग्लास है और इस ग्लास में अगर हम पानी भरेंगे तो देखिए किसी खोखली वस्तु में जितना द्रव भरा जाता है वह द्रव का आयतन अथवा धारिता कहलाती है। यानी कि इसमें जो द्रव भरेंगे वो द्रव का आयतन कहलाएगा, या कह सकते हैं कि उसकी धारिता कहलाएगा। तो देखिए, हम स्पष्ट रूप से ये चीज कह सकते हैं कि किसी वस्तु की जितनी क्षमता होती है वो वस्तु उसका आयतन कहलाती है। यानी कि किसी वस्तु की जितनी क्षमता होती है वह उस वस्तु का क्या कहलाती है, आयतन कहलाती है। तो यानी कि इसका आयतन क्या कहलाएगा, इसमें जो पानी भरा जाएगा वही जो द्रव है वही उसका जो है आयतन कहलाएगा, या कह सकते हैं कि उसकी धारिता कहलाएगी। अब बात करते हैं आयतन की इकाई की। देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है जो वो द्विआयामी होता है, इसीलिए जो इसकी इकाई होती है वो वर्ग होती है। और जो आयतन होता है ये त्रिआयामी होता है, इसलिए इसका जो मात्रक है वो घन इकाई होता है। यानी कि अगर इसका जो है मीटर में मान दिया होगा तो इसको हम क्या लिखेंगे, घन मीटर। यानी कि आयतन निकालेंगे, अगर मीटर में दिया हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, घन मीटर। और अगर सेंटीमीटर में दिया है तो क्या लिखेंगे, जो है घन सेंटीमीटर। अब बात करते हैं क्षेत्रों की आकृतियों की। यानी कि आकृतियां कितने प्रकार की होती है। देखिए, आकृतियां बहुत प्रकार की होती हैं जिनका हम क्षेत्रफल या आयतन निकालते हैं। उनका आकार कैसा भी हो सकता है, जैसे त्रिभुजाकार है, आयताकार है, वर्गाकार है, समलंब आकृति हो सकती है, समांतर चतुर्भुज हो सकता है, वृत्ताकार हो सकती है, सारी आकृतियां होती हैं। तो आज हम यहाँ पर जो है त्रिभुजाकार आकृति का क्षेत्रफल इसमें हम आप लोगों को निकालना बताएंगे। तो देखिए, त्रिभुजाकार सबसे पहले हम सीखेंगे कि त्रिभुज किसे कहते हैं। तो देखिए, तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। मान लीजिए इस तरीके से
तीन भुजाएं अगर हैं तो इस तीन भुजाओं से घिरी आकृति को क्या बोलेंगे? त्रिभुज बोलेंगे। तो देखिए त्रिभुज भी कई प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को आज बताऊंगा कि प्रत्येक प्रकार के त्रिभुज का हम क्षेत्रफल कैसे निकालें, तो उनके मैं आप लोगों को फार्मूले बताऊंगा। और फिर अगले वीडियो में मैं इसी पर आधारित एक्सरसाइज बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग इस पर आधारित जो है फार्मूले देख लीजिए। और त्रिभुज समझ ही गए होंगे कि तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यदि त्रिभुज की किसी भुजा को उसका आधार मान ले तो उस भुजा के सामने के शीर्ष से उस पर डाले गए लंब को त्रिभुज की ऊंचाई कहते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई त्रिभुज इस तरीके से है और मान लीजिए उसकी आधार भुजा पर अगर ऊपर से लंब इस तरीके से डाल दें तो ये जो भुजा है ये क्या कहेंगे? त्रिभुज की ऊंचाई कहेंगे। यानी कि ये भुजा जो है ये लंब होनी चाहिए, यानी कि आधार पर ये लंब होनी चाहिए। तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या हो जाएगी? यही भुजा हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो है अब हम आप लोगों को सूत्र बताएंगे। तो देखिए सूत्रों को आप लोग समझ लीजिए और उनको याद कर लीजिए, क्योंकि जब तक इस चैप्टर में आप लोगों को सूत्र नहीं याद होंगे तब तक आप लोग इस चैप्टर में कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टोटल सवाल जो हैं वो फार्मूले बेस पर हैं। तो इसलिए आप लोगों को फार्मूले याद करना बहुत ज़रूरी है। तो फार्मूलों को एक बार समझ लीजिए अच्छे से और उसके बाद उनको याद कर लीजिए। चलिए अब आप लोगों को फार्मूलों की तरफ ले चलते हैं। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल देखते हैं। देखिए सबसे पहला फार्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। यानी कि ऊंचाई आप लोगों को बता ही चुके हैं। यानी कि जो आधार भुजा होती है उसके सामने वाले शीर्ष से अगर आधार भुजा पर जो है लंब डालते हैं तो उसकी क्या कहलाती है? ऊंचाई कहलाती है। तो इस प्रकार से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब बात करते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। यानी कि दोनों फार्मूले लगभग में सेम ही है। यहाँ पर ऊंचाई की जगह पर हम लंब भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए समकोण त्रिभुज जब दिया होगा तो उसमें जो भुजा होगी वो लंब ही होगी। यानी कि यहाँ पर हमको लंब जो है डालना नहीं पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर जैसे है कोई त्रिभुज दिया हो तो उसमें जो है आधार भुजा पर हमको सामने वाले शीर्ष से लंब डालना पड़ेगा, तब हमको ऊंचाई पता चलेगी। लेकिन यहाँ पर हमको लंब दिया रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी कहा गया है कि समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 आधार गुणे लंब। यहाँ पर हम लंब भी लिख सकते हैं या ऊंचाई लिखा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बात करते हैं त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो देखिए त्रिभुज के अर्ध परिमाप को एस से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर देखिए आप लोगों को पता होगा कि किसी भी चीज का या किसी भी आकृति का अगर हमको जो है परिमाप निकालना होता है तो क्या करते हैं? उसकी जितनी भी भुजाएं होती हैं उनका हम योगफल करते हैं। तो यहाँ पर भी वही काम किया गया है। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तीनों भुजाओं का जो है मतलब जोड़ा गया है। यानी कि इसका जो है परिमाप हो जाएगा त्रिभुज का। और अगर उसको हम आधा कर देंगे यानी कि 2 से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? अर्ध परिमाप हो जाएगा। तो वही यहाँ पर निकाला गया है। त्रिभुज का अर्ध परिमाप का फार्मूला क्या होता है? S बराबर A + B + C बटे 2। यानी कि यहाँ पर A B C जो है ये त्रिभुज की भुजाएं हैं और जो S है वो त्रिभुज का क्या है? अर्ध परिमाप है। यानी कि अर्ध परिमाप को जो है S से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर देखिए भुजाओं को जो है जोड़ करके और 2 से भाग कर दिया गया तो ये अर्ध परिमाप हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला देखिए क्या होता है। तो विषम बाहु त्रिभुज का फार्मूला होता है √S S - A S - B S - C। अब यहाँ पर देखिए S आप लोग ऊपर निकाल चुके हो। यानी कि जो परिमाप होता है परिमाप का अगर आधा कर दें तो वो अर्ध परिमाप हो जाता है और अर्ध परिमाप को ही जो है S कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर अगर 3 भुजाएं दी हुई हो यानी कि त्रिभुज की अगर तीनों भुजाएं दी हुई हो तो उनका सबसे पहले हम अर्ध परिमाप निकालेंगे और उसके बाद फिर इस तरीके से जो है फार्मूले में रख करके और विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। देखिए आगे अभी आप लोगों को इससे संबंधित हम जब एग्जाम्पल बताएंगे यानी कि एक्सरसाइज के सवाल बताएंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से ये सारे फार्मूले जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए विषम बाहु त्रिभुज आया है तो यहाँ पर विषम बाहु की आप परिभाषा भी देख लीजिए। तो देखिए विषम बाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी कि जो 3 भुजाएं होती हैं तीनों भुजाएं अलग अलग दी हुई हो, कोई भी भुजा बराबर
बराबर ना हो तो उसे क्या कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। और जब विषम बाहु त्रिभुज हो और उसका क्षेत्रफल निकालना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका अर्ध परिमाप निकालेंगे और उसके बाद इस प्रकार से फार्मूले में रख करके और जो है उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। देखिए ए बी और सी ये तीनों भुजाएं हैं, तो ये भुजाएं हो जाएंगी और इस प्रकार से एस आपका अर्ध परिमाप हो जाएगा। तो इस प्रकार फार्मूले की सहायता से हम आराम से निकाल लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट फार्मूले की बात करते हैं। पांचवा फार्मूला जो है वो है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर देखिए इसका अगर शाब्दिक अर्थ ले लिया जाए तो सम मीन्स होता है समान और बाहु मीन्स भुजा और त्रिभुज मीन्स तो आप लोग जानते हैं त्रिभुज। तो यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग समबाहु त्रिभुज की परिभाषा समझ गए होंगे। तो अब देखिए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और फिर अब बात करते हैं नेक्स्ट सूत्र की कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए सम मीन्स समान, बाहु मीन्स भुजा और त्रिभुज मीन्स त्रिभुज। तो यहाँ पर देखिए समान भुजाओं वाले त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज, यहाँ पर देखिए सम मीन्स समान और द्वि मीन्स दो और बाहु मीन्स भुजा, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाएगा। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 a इंटू √4b² माइनस a²। तो देखिए यहाँ पर b जो है वो समान भुजा की लंबाई है और जो a है वो असमान भुजा की लंबाई है, क्योंकि यहाँ पर देखिए दिया हुआ है समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि दो भुजाएं समान है। तो जो दो भुजाएं समान है उसकी जो है उस भुजा की लंबाई क्या है, b है, और जो असमान भुजा एक है उसकी लंबाई जो है वो क्या है, a है। अब देखिए नेक्स्ट फार्मूले की बात करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट फार्मूला है कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट दिए हुए हैं, समकोण और समद्विबाहु। समकोण का मतलब जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो वो समकोण त्रिभुज हो जाएगा, और समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं समान हो और जो है एक भुजा अलग हो तो उसको क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई त्रिभुज मान लीजिए इस तरीके से बनाए, ये 90 डिग्री की मान लीजिए लंब रेखा है और इसी के साथ में 90 डिग्री का कोण जो है एक भुजा बना रही है, और इस तरीके से कोई त्रिभुज बना हुआ है। तो ये मान लीजिए दोनों भुजाएं बराबर हैं और जो है ये कर्ण भुजा हो जाएगी। तो ये जो दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये एक तरफ तो ये 90 डिग्री का कोण होने की वजह से समकोण त्रिभुज हो जाएगा, और दो भुजाएं बराबर हैं इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि एक कोण भी 90 डिग्री का हो और जो है दो भुजाएं भी बराबर हों। तो उस कंडीशन में हम उसका अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 a², जहां पर ए समकोण बनाने वाली भुजा है, यानी कि जो ए है वो समकोण बनाने वाली भुजा है जो बताए हैं आप लोगों को। यानी कि ये जो दो भुजाएं हैं ये समकोण देखिए बना रही हैं, यहाँ पर 90 डिग्री कोण बना रही हैं। तो ये जो है समकोण बनाने वाली भुजा है और यही जो है ए होंगी, यानी कि ए के जगह पर यही जो है भुजाएं रखेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।